हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। आशा करता हूं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सबसे पहले आप सभी ये बताइएगा कि हिंदी का पेपर कैसा गया। बहुत ज़्यादा हम भी लालायित हैं जानने के लिए कि हमारे प्यारे रसगुल्लों का जो पेपर है हिंदी का किस तरह गुजरा। भाई उम्मीद है कि आपने अच्छा ही किया होगा, फोड़ कर आ गए होंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी के कहने पर आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के एक लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। इससे एक आइडिया लग जाएगा भैया कि आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, किस टाइप का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन हमको करने हैं और कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर में पूछा जा सकता है। इन सब चीज का आइडिया आपको लग जाएगा आज के इस वीडियो से। चलिए शुरू करते हैं भैया। जो बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर होगा भैया, ये पूरा 70 नंबर का होगा, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री, भाई फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में यही तो बेनिफिट है। 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल प्लस वाइवा से मिल जाता है, इसलिए अगर थोड़ा बहुत यहां गड़बड़ भी हो जाता है ना तो मैनेज हो जाता है नंबर, ठीक। बट हमको गड़बड़ नहीं करना, हमको पूरा फोड़ना है, ठीक है। चलिए, ये तो सेट नंबर है। आपने अब तो भाई सब चीज जान ही लिया होगा कि किस तरह से भरना होता है। यहाँ रोल नंबर, फिर नाम है आपका। ये एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित पेपर है, ध्यान से समझिएगा। चलिए भैया, समय 3 घंटे 15 मिनट हर एक क्वेश्चन पेपर के लिए ये निर्धारित रहेगा। तो पहला क्वेश्चन जो होगा आपका बहुविकल्पी प्रश्न होगा। पहला क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए, पहला कह रहा है कि भैया सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। भाई पहला क्वेश्चन है कि कौन सा नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता है। भाई कौन सा नाइट्रोजन क्षार कह रहा है डीएनए में उपस्थित नहीं होता है। विकल्प आपके सामने है थायमीन, दूसरा है भैया यूरेसिल, तीसरा है एडेनिन, चौथा है ग्वानिन। अगर हम बात करें तो कह रहा है कि नाइट्रोजन क्षार कौन सा डीएनए में नहीं होता है, नहीं पूछा है। तो भैया अगर हम बात कर ले बच्चों, तो जो यूरेसिल क्षार है ये डीएनए में नहीं पाया जाता है। क्योंकि अगर हम बात कर ले भैया तो जो डीएनए में होता है इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन होता है, ठीक है, डीएनए में। और आरएनए में कौन सा होता है, तो भैया आरएनए की बात करें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। तो यहां पूछ रहा था कि नाइट्रोजन क्षार कौन सा डीएनए में नहीं होता है, यूरेसिल नहीं होता है, यूरेसिल आरएनए में होता है, ठीक है। चलिए भैया आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने विपरीत लक्षणों को सम्मिलित किया है। ठीक भैया, मेंडल ने कह रहा अपने प्रयोग में कितने विपरीत लक्षणों का चयन किया था। विकल्प है आपका 7 या फिर 8 या फिर 9 या फिर 10। तो भैया मेंडल ने 7 विपरीत लक्षणों का चयन किया था। कभी कभार वो विकल्पी में भैया पूछ लेता है किस पौधे का चयन किया था, तो भैया मटर के पौधे का चयन किया था, ठीक है, मटर के पौधे का चयन किया था। क्योंकि मटर एक वर्षीय पौधा है, इसे छोटे से स्थान में भी उगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत करता है यहां से भी कि मटर का ही चयन क्यों किया। तो मटर एक वर्षीय पौधा है, यानी कम समय में ही फूल व फल इस पे आ जाते हैं। इसमें दूसरा है कि भैया इसमें फूल व फल अधिक लगते हैं। तीसरा, इसे छोटे से स्थान में भी उगाया जा सकता है। चौथा है भैया कि इसमें जो होता है कृत्रिम परागण भी आसानी से कराया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे इसके कारण थे। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला क्वेश्चन है कि दांत्र, ये कोशिका लिखा है तो कोशिका है, दांत्र कोशिका आरक्तता रोग किस उत्परिवर्तन का उदाहरण है। विकल्प है आपका बिंदु उत्परिवर्तन का, या फिर भैया सुगुणिता का, या विलोपन का, या स्थानांतरण का। तो दांत्र कोशिका मतलब आरक्तता जो है भैया वो बिंदु उत्परिवर्तन का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परागण पुष्प के किस अंग के भीतर निर्मित होता है। जो पराग कण है, परागण कह रहे हैं, पराग कण जो होता है, पोलन ग्रेन जो होता है भैया, कह रहा है कि पुष्प के किस अंग के अंदर निर्मित होता है, कहां बनता है परागकण। विकल्प है लघु बीजाणुधानी, दूसरा है भैया जायांग, तीसरा है गुरु बीजाणुधानी और चौथा है अंडाशय। तो बच्चों परागकण कहां बनता है, तो वो बनता है लघु बीजाणुधानी
जिसको अगर बात कर लें भैया तो पराग कोश, ठीक है, पराग कोश में बनता है। तो पराग कोश में ही परागकण का निर्माण होता है। आई बात समझ में? चलिए भैया, तो इस तरह से आपके बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आ जाते हैं भैया हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न पे, या निश्चित उत्तरीय प्रश्न इनको बोलता है। ये शॉर्ट वाले होते हैं, तो इनका आंसर बस थोड़े से शब्दों में बयां कर देना होता है, ठीक है। अब जो अति लघु उत्तरीय आएगा, यहां से 5 प्रश्न आएंगे, बहुविकल्पी 4 क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय 5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दूसरे का मलेरिया रोग का संचरण किस जीव के कारण होता है? तो भैया किस जीव के कारण इसका संचरण होता है? तो मच्छर। अब मच्छर में बात कर ले भैया, कौन सा मच्छर? तो मादा एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज मच्छर। तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से ही भैया मलेरिया होता है, ठीक है, मादा एनाफिलीज मच्छर। अगर यही डेंगू होता तो मादा एडीज एजिप्टी होता, फाइलेरिया होता हाथी पांव तो मादा क्यूलेक्स मच्छर होता, ठीक है। सबका ध्यान देना भैया, सबका ध्यान देना है बच्चों। अगर इसी का हमने बताया ना, अगर डेंगू पूछ लेता तो डेंगू के लिए मादा एडीज एजिप्टी है, एडीज एजिप्टी है। अगर इसी का फाइलेरियसिस या जिसको बोलता है हाथी पांव, हाथी पांव जो बोलता है भैया, तो हाथी पांव की बात कर लें या फाइलेरियसिस जो होता है या फील पांव, तो ये मादा क्यूलेक्स मच्छर के। तो सबका नाम याद रखना, क्योंकि बहुविकल्पी में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 1 नंबर वाले में तो कभी कभार पूछ ही लेता है, जैसे ये देखिए, बाकी ये बहुविकल्पी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। आई बात समझ में? चलिए भैया आगे चलते हैं। पीसीआर संकेताक्षर का पूरा नाम लिखना है। पीसीआर का फुल फॉर्म भैया क्या होता है? तो होता है पॉलीमेरेज, पॉलीमेरेज चैन, पॉलीमेरेज क्या होता है भैया? चैन रिएक्शन, पॉलीमेरेज चैन रिएक्शन, ये पीसीआर का फुल फॉर्म होता है, पॉलीमेरेज चैन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक पारजीनी जंतु का नाम लिखिए। तो भैया किसी एक का कह रहा है, बहुत सारे हैं, जैसे गाय हो गया भैया, बकरी हो गई, उसके अलावा भी जैसे चूहा हो गया, ठीक है, ये उसके बाद भेड़ हो गया, ये सबके सब भैया किसमें आते हैं? ये पारजीनी जंतु हैं। तो इन सब पे भी एक्सपेरिमेंट किया गया है पारजीनी जंतु के रूप में। तो बहुत सारे हैं, किसी एक का पूछा था तो हमने तो 4 लिख दिया। आगे क्वेश्चन की पुष्प के रंगीन आकर्षक दल किस प्रकार के परागण हेतु उपयुक्त हैं? यानी जो पुष्प का जो दलपुंज होता है, पेटल्स होती है, पंखुड़ियां होती हैं भैया, कह रहा कि वो रंग बिरंगी अगर होती हैं तो किस टाइप के पॉलिनेशन के लिए, किस टाइप के परागण के लिए भैया? तो इनका जो रंग बिरंगा होना है वो कीट परागण के लिए, कीट परागण, कीट परागण, जैसे मधुमक्खी हो गया भैया, तितली हो गई, ठीक है, इनके द्वारा जो परागण होता है कीट परागण। अगला क्वेश्चन कि पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पादपों हेतु किस शब्द का प्रयोग करते हैं? कि जो कह रहा है पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पेड़ पौधों के लिए भैया किस टाइप के शब्द का प्रयोग करते हैं? तो हरे हरे पेड़ पौधों को, मतलब पौधों को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है भैया उत्पादक, ठीक है। देख रहे हैं ना कितना सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है भैया। तो उत्पादक कहा जाता है। तो ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए अगर करना हो। चलिए, वैसे जरूरत है नहीं, फिर भी हम भाई बोल दे रहे हैं कि एक बार याद कर लेना, देख लेना। अगला क्वेश्चन भैया, अब देखिए वन शॉट का यहां पे आपको मिल जाएगा फायदा, इसीलिए बोलते हैं कि वन शॉट आपके लिए रामबाण है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आज भी हम जो बताएंगे में भी हो सकता है 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो जाएं, नहीं वन शॉट में आपको सारे क्वेश्चन, क्योंकि भैया आपके 13 चैप्टर हैं। अगर आप 3 से 4 दिन टाइम दे दीजिए, 3 दिन मैक्सिमम, क्योंकि अब वैसे भी वक्त नहीं बचा है, तो आप अगर 3 दिन 4 दिन भी टाइम दे रहे हो, बचे हुए टाइम, तो ये आपका पूरा बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। बायोलॉजी में भैया हमने बोला ना कि वन शॉट
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ना फिजिक्स की तरह भाई ना थ्योरी चलना है, ना इसमें न्यूमेरिकल है, ना इसमें टेक्निकल क्वेश्चन है, ना तो इसमें मतलब डेरिवेशन है। इसमें सॉलिड नंबर होते हैं 100% फिक्स वाले। प्लेलिस्ट में है, वीडियो अगर नहीं देखा टाइम निकाल करके 2-3 दिन दीजिए, पूरा एक बार फिनिश कर दीजिए। ठीक, अगला है कि भैया अपघटन किसे कहते हैं। तो अपघटन क्या होते हैं? अपघटन मतलब हम बात कर लें तो ऐसे जीव होते हैं जो भाई मृत जीवों को, मृत या सड़े गले जीवों को अपघटित करके नष्ट कर देना, मतलब नष्ट कर देते हैं, ये वो अपघटक कहलाते हैं। बाकी अपघटन एक प्रक्रिया है। अपघटन हम इस तरह से कह सकते हैं कि अपघटन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि भैया मरे हुए या सड़े गले जो जीव हैं, मतलब उनमें सूक्ष्म जीव उनको अपघटित करके उसे क्या अन्य पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, ये अपघटन प्रक्रिया हो जाती है। किन्हीं 2 किण्वित पेय पदार्थ के नाम लिखना है। ठीक, किण्वित पेय पदार्थ में जैसे भैया शराब हो गया, ठीक है, शराब। और दूसरा देखिए शराब अलग चीज है, और बियर भी आता है शराब की ही श्रेणी में, बट बियर अगर हम बात कर लें ज्यादातर जो आपके क्या है अनाज होते हैं उनके छिलके वगैरह से निर्माण होता है इसका। ठीक, बहुत कम अल्कोहल की मात्रा होती है बियर में। बाकी शराब तो भैया ये फलों के रसों से बनता है। तो दोनों कहीं ना कहीं थोड़ा इनमें अंतर है। ठीक है, एकदम हम वो बहुत सेम नहीं कह सकते, तो 2 लिख दिया। बाकी ब्रांड में अगर जाएंगे तो विस्की है, ठीक है भाई, बियर है, जैसे विस्की, ब्रांडी, रम, उनकी बात नहीं कर रहे हैं ना, वो तो ब्रांड है। ठीक, तो ये हो गया। अगला टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम पर एक टिप्पणी लिखना है। देखिए जब क्वेश्चन आपका छोटा सा है, ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, तो उसी तरह से लिख देना है भैया कि जो किण्वित पे टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, जिसको भैया क्या बोलते हैं, आईवीएफ टेक्नोलॉजी। आईवीएफ तकनीक क्या है, टिप्पणी में ही बताया है कि टेस्ट ट्यूब बेबी या मतलब यहां पे आईवीएफ तकनीक क्या होती है कि इसमें किसी भी जब महिला के अंदर गर्भ नहीं ठहरता है, अर्थात वो जो गर्भ होता है वो उस तरह से तैयार नहीं होता है, ठीक है, कि गर्भ नहीं ठहरता है, ऐसे प्रोसेस मतलब ऐसी प्रक्रिया में क्या करते हैं, पुरुष के स्पर्म को और महिला के जो ओव्यूल अर्थात अंडाणु को लेकर के एक परख नली में बॉडी जितने टेम्परेचर पर मिलाया जाता है, निषेचित कराया जाता है। और जब निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है, जाइगोट जब बन जाता है भैया, ठीक है, उससे जब भ्रूण का निर्माण होता है, उस भ्रूण को फिर से महिला के यूट्रस में क्या करते हैं भैया, स्थानांतरित कर देते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस ही कहलाता है टेस्ट ट्यूब बेबी, क्योंकि परख नली के अंदर किया जाता है, इसीलिए परख नली शिशु कहा जाता है। भैया समयुग्मजी और विषम युग्मजी में 2 अंतर बताइए। तो समयुग्मजी में इसमें समान लक्षण वाले पौधे होते हैं, जैसे भाई टीटी हो गया तो समयुग्मी। विषम युग्मजी में एक बात कर ले भैया, तो इसमें जैसे एक टी है दूसरा माल्टी है। ठीक है, इसमें एक समय मतलब इसमें जो होता है समयुग्मजी में, इसमें जो समयुग्मजी होता है भैया, इसमें एक ही जैसे कोई अगली संतान है तो एक ही लक्षण वाले पौधे उत्पन्न होते हैं, जबकि इसमें भिन्न भिन्न लक्षण वाले उत्पन्न होते हैं। 2 हो गया। राइबोसोम के 2 कार्य बताइए। तो भैया राइबोसोम का 2 कार्य में अगर बात कर लें, पहला है प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण ये हो जाता है राइबोसोम के कार्य में। अब दूसरा बात कर लें भैया, तो आनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण। आनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण, आनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण तो कार्य हो गया भैया। ठीक है, तो ये आपका लघु उत्तरी 1 है। तो पहला जो होगा 1-1 नंबर वाला क्वेश्चन बहुविकल्पी होगा। दूसरे क्वेश्चन में आपका दूसरे में भी 1-1 नंबर का ही क्वेश्चन होगा। तीसरे में सारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। अब जो चौथा होगा, चौथा, 5वां, 6वां, इन सब में 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे भैया अब अगर हम चौथे क्वेश्चन पर नजर डालें तो अब सारे क्वेश्चन यहां से 3 नंबर वाले होंगे। सबसे ज्यादा आपके बायोलॉजी में 3 नंबर वाला ही क्वेश्चन पूछा जाएगा।
जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा तो 1 2 3 4 क्वेश्चन, 5 में भी 4 क्वेश्चन, 6 में भी 4 क्वेश्चन, इस तरह से 12 क्वेश्चन। अगर हम 3 नंबर के हिसाब से 12 क्वेश्चन को देखें तो भैया 36 नंबर। तो बच्चों अगर 70 में 36 नंबर यानी आधे से भी ज्यादा नंबर अगर आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो जो इंपॉर्टेंट टिप्पणियां हमने बताया है 25, उसमें अधिकांश क्वेश्चन यहां से फंसने वाले हैं। ठीक है, देखिए भैया कि ये जो हमने बताया ना 36 नंबर का आएगा टोटल, यानी 3 नंबर वाला क्वेश्चन। तो पहला दिया है बहुभ्रूणता क्या है। बहुभ्रूणता किसे कहते हैं कि जब भाई एक बीज में एक से मतलब जब किसी बीज में एक से अधिक भ्रूण हो जाए तो वो प्रक्रिया बहुभ्रूणता कहलाती है। भाई अधिकांशता ऐसा होता है कि एक बीज में एक ही भ्रूण होता है, लेकिन जब एक में एक से अधिक भ्रूण हो जाए देन इस घटना को क्या कहेंगे, बहुभ्रूणता। और बहुभ्रूणता की खोज किसने किया था, यह भैया बहुविकल्पी में भी पूछा गया है। बहुभ्रूणता की खोज किसने किया था, तो भैया एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने किसमें किया था, तो संतरे में, संतरे में इसको खोजा था भैया, इसकी खोज संतरे में किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्त्री केसर के 3 अंगों को चित्र द्वारा दर्शाना है। तो भैया स्त्री केसर की बात कर लें अंग को, तो भाई स्त्री केसर में अगर हम बात कर लें तो इस तरह से ऐसे, मतलब इस तरह से होता है ना भैया। देखिए ठीक है, ये वाला पूरा पार्ट हरा होता है। ठीक, अब अगर हम देखें इसमें देखिए, अब कह रहा है कि स्त्री केसर में तो क्या करना है भैया, आपको भाई 3 अंगों के नाम लिखना है क्या, ये वर्तिकाग्र है, ये क्या है, नली वर्तिका है, ये क्या है भैया, अंडाशय है। तो हो गया भैया, इस तरह से आपको क्या है दर्शा देना था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुष लिंग की 3 सहायक ग्रंथियों के नाम लिखिए। ठीक है, बार्थोलिन ग्रंथि हो गया, जैसे उसके बाद भाई क्या हो गया, मूत्र ग्रंथि हो गई, साथ में आप भाई प्रोस्टेट ग्रंथि हो गई। तो ये सबके सब क्या है भैया, ये पुरुष लिंग की सहायक ग्रंथियां हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्राथमिक उत्पादकता और द्वितीयक उत्पादकता में क्या अंतर है। देखिए उत्पादकता क्या है, वन शॉट में समझाया था। उत्पादकता किसे कहते हैं भैया, तो ये पेड़ पौधों द्वारा क्या करना भाई, पेड़ पौधों द्वारा मतलब ये क्या है, मतलब इनका जो अधिकांश भाई नए जीवों की उत्पत्ति की जो दर होती है वो उत्पादकता कहलाती है। तो इसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे ये आते हैं। बाकी द्वितीयक उपभोक्ता इसमें भी यही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि उपभोक्ता द्वारा कि उत्पादक की एक मतलब बड़े स्तर पर एक इकाई की क्या मतलब एक बड़े पैमाने पर इकाई होती है, अर्थात मात्रक होता है, नापने की इकाई होती है, ये द्वितीयक उपभोक्ता में होता है। ठीक है, चलिए अंतर वाली वीडियो एक बार फिर से ला देंगे, परेशान मत रहना। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक वर्ण को एक उदाहरण से समझाइए। प्राकृतिक वर्ण क्या होता है कि भाई कोई भी जीव भाई जिस वातावरण में रहता है उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। ठीक है, जिसे भाई आपने अनुकूलन पढ़ा, अनुकूलन तो अब पूरा कट गया है। ठीक है, हालांकि प्राकृतिक वर्ण यही है कि कोई भी जीव जिस वातावरण में रहता है उसके अनुसार अपने आप को क्या करता है भाई, ढाल लेता है। ठीक है, अब प्रतिबंधन एंजाइम के 2 कार्य मतलब के कार्यों को समझाइए। अब प्रतिबंधन एंजाइम होता क्या है, तो प्रतिबंधन एंजाइम को आणविक कैंची कहा जाता है, याद है ना, वन शॉट में भी समझाए हैं। प्रतिबंधन एंजाइम को आणविक कैंची कहा जाता है, मॉलिक्यूलर सीजर। ये होते क्या हैं, आणविक कैंची कहा जाता है। ठीक है, इनका काम क्या होता है कि डीएनए को विशेष स्थान से काटना, डीएनए को क्या हो भैया, काटना। ठीक, जो डीएनए अणु होता है इसको विशेष स्थान से काटना, ये प्रतिबंधन एंजाइम का कार्य होता है। ठीक है, आणविक कैंची का कार्य होता है भाई, इसका पूरा नाम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है। इसका प्रमुख कार्य यह है कि डीएनए खंड को विशेष स्थान से काट देना।
ठीक है। अनुकूली विकिरण पर एक टिप्पणी लिखिए। अनुकूली विकिरण क्या है, जैसे अभी देखिए वन शॉट में इसको अच्छे से देखिए, क्योंकि 3 नंबर वाले क्वेश्चन है तो थोड़ा लेंदी जाएंगे। तो वन शॉट में अगर आप देखेंगे, जैसे भैया मरुस्थली जीवों में अनुकूलन, ठीक है, इस तरह से हमने बताया कि जलीय जीवों में अनुकूलन, बर्फीले क्षेत्र में जो जीव हैं उनमें अनुकूलन किस तरह से, तो उन्हीं में एक है अनुकूली विकिरण, ठीक। और अनिषेक जनित फल पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। देखिए क्या होता है कि प्रमुख रूप से भैया निषेचन के बाद ही फल का निर्माण होता है, लेकिन जब क्या हो, फल का निर्माण बिना निषेचन के ही हो जाए तब उसे कहते हैं, उस घटना को अनिषेक फलन कहते हैं, और ऐसे फल को अनिषेक फल कहते हैं। यानी जब बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाए तो इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं, और ऐसे फल को अनिषेक फल कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, भाई 6 में भी आपका हमने बताया सारे क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर वाले ही होंगे। अब सारी विकास क्या है, तो विकास वाला, जैव विकास वाला चैप्टर देख लेना, पूरा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है कि अंतरण आरएनए पर एक टिप्पणी लिखिए। तो आरएनए आपका जो भाई आणविक मतलब वंशागत का आणविक आधार है चैप्टर, जिसमें डीएनए, आरएनए के पूरा प्रकार है, देख लेना एक बार, ये तो लॉन्ग में पूछा जाता है, ठीक। इसीलिए बोल रहे हैं भैया वन शॉट में आपको हर एक टॉपिक मिलेगा। ओपियोइड्स ड्रग्स को उदाहरण सहित लिखना। ओपियोइड्स ये जो नारकोटिक्स, ठीक, अर्थात नशीली औषधियों का एक समूह होता है ओपियोइड्स, ठीक है। ओपियोइड्स ये दवाओं का एक समूह होता है जो युवा अवस्था को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, और ये क्या है, हमारे मस्तिष्क में तंत्रिका तंत्र को सबसे ज्यादा डैमेज करता है। आगे है कि एक पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषक स्तर को चित्र द्वारा दर्शाना है। भैया पोषक स्तर को, जैसे हमने बताया ना कि एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर है, वो भी किसी और पर निर्भर है, तो वो भी किसी और पर, पूरा एक साइकिल चित्र के माध्यम से समझाना है, ठीक। अब उसके बाद भैया आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 होगा ना, अब यहां से सारे क्वेश्चन 5 नंबर वाले होंगे। कितने नंबर भैया, 5 नंबर वाले, ठीक है। पानी पी लें भाई, आज तो बहुत दिक्कत हो रही, खांसी ज्यादा है। देखिए भैया अब क्वेश्चन नंबर जो 7, 8, 9 होगा, यहां पर सारे क्वेश्चन आपके 5-5 नंबर वाले होंगे। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व को समझाइए। ये तो भैया हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलेंगे बच्चों, आप देख लेना भैया वन शॉट वाला, जिसमें हमने बीटी फसल, बीटी कपास वगैरह बताया है, ठीक है कि, या फिर इसी में देखिए कृषि के क्षेत्र में कह रहा है जैव प्रौद्योगिकी का महत्व समझाना है, तो यहां पर जैव प्रौद्योगिकी का कृषि के क्षेत्र में क्या महत्व है देख लेना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। वन शॉट में भी उस टाइम भी हमने ये चीज बोला था कि ये क्वेश्चन हर एक सेट में किसी ना किसी तरीके से पूछता है। अथवा में दिया है भैया, जैसे मान लेते हैं कि आपको ये क्वेश्चन ना आ रहा हो, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का रेखित निरूपण करना है, ठीक, यानी जो पीसीआर है इसका पूरा वर्णन कर देना है पूरा वर्णन, यानी पीसीआर में भाई होता क्या है कि इसमें भाई क्या होता है, पहला जैसे इसमें है ना कि दीर्घीकरण है, विकृतीकरण है, ठीक है, तापानुशीतन है, 3 प्रोसेस में ये पीसीआर चेन कंप्लीट होता है, तो पूरा का पूरा वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन की बायोगैस संयंत्र का सचित्र वर्णन करना है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भाई आपके अगर हम बात कर लें बायोगैस यानी जो है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव का महत्व, इस चैप्टर में अगर देखिए तो बायोगैस संयंत्र का सचित्र वर्णन हमने करवाया है, ठीक। सारे वीडियो भैया मतलब सबके सब टॉपिक वन शॉट में हैं, इसीलिए कह रहे हैं मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत लगेगी भैया, बस 3 दिन का टाइम दे दीजिए, वन शॉट पर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ज्यादा लंबी लंबी वीडियो भी नहीं है, 1-1 घंटे, 1.25 घंटे या पौने 1 घंटे के करीब की है, हमने ज्यादा फालतू बात नहीं किया, डायरेक्टली टॉपिक को समझाया है। अथवा में जैसे एक दिया है कैंसर क्या है, कैंसर के कारण एवं उपचार का वर्णन, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब के सब आपको रोग वाले चैप्टर में मिल जाएगा भैया। उसके अलावा अब आ जाते हैं 9वें क्वेश्चन पर। हमारा 9वां क्वेश्चन क्या है भैया, तो देखिए 9वां जो क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है कि मानव विकास पर एक निबंध लिखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप जो विकास वाले चैप्टर में देख लेना, उसमें जावा मनुष्य है, उसके बाद निएंडरथल मानव है, आधुनिक मानव है, ठीक है, क्रोमैग्नान मानव है, सब मनुष्य का पूरा
हमने अच्छे से समझाया है। तो वही कह रहा है कि मानव विकास का एक निबंध लिखने, यानी किस तरह से विकास हुआ, कैसे कैसे आधुनिक मानव तक सफर हमने तय किया। अथवा में जैसे दिया है भैया कि सहलग्नता एवं पुनर्योगस को उदाहरण सहित समझाना है। ठीक है, कि सहलग्नता क्या है और पुनर्योगस डीएनए तकनीक पढ़ा है ना आपने, ठीक, उसमें से है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं भैया कि बायोलॉजी का पेपर कैसा पूछा जाएगा। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, यकीन मानो आप बायोलॉजी में 70 में 70 करके आओगे, क्योंकि इसमें उलझने वाले क्वेश्चन होते नहीं हैं। अगर आपने पढ़ा है तो आएंगे, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, ये टू द पॉइंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अभी टाइम है, ऐसी बात नहीं है, 2-4 दिन जो भी समय है हम निपटा देंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम 3 नंबर वाले ही क्वेश्चन का टारगेट करेंगे भैया, और 3 नंबर वाले ही क्वेश्चन को पूरा निपटाएंगे, पूरे चैप्टर के क्वेश्चन को। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।